Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. Lakshmikant. So last वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, 1892 और 1909 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और लास्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो टर्म जो कि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में हमने यूज़ किए हैं, लेजिस्लेचर काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आज के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का मीनिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट जो कि रूल बनाती है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो उस रूल को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर हम अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आती है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यही मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ मेकिंग बॉडी थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लॉज को एग्जीक्यूट करती थी वो बॉडी थी। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अगस्त 20 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इस एक्ट का मकसद इंडिया को उत्तरदायी सरकार देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1921 में लागू हुआ। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के फीचर्स के ऊपर हम जरा नजर डाल देते हैं। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। अब सेंट्रल अपने सब्जेक्ट पर ही रूल बनाएगी और प्रोविंस अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट पर रूल बनाएगी। अब सेंट्रल प्रोविंस के काम में कोई दखल नहीं देगी। दोनों के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। फिर भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी रहेगा। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत और यूनिटरी का मतलब एकात्मक। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स की हेल्प से किया जाएगा। रिजर्व सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स की हेल्प से किया जाएगा। यहाँ लेजिस्लेटिव मेंबर्स की हेल्प नहीं ली जाएगी। इसी को डायआर्ची कहा जाता है, मतलब डबल रूल। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा था। फर्स्ट टाइम बी कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बी कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल से बदल दिया गया, जिसमें अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली था। ज्यादातर मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाना था। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे। इसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 मेंबर्स इंडियंस रखे गए। लास्ट एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बार सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। इंडिया के लिए हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में खोला गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस इसे ट्रांसफर किए गए। 1926 में सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर खुद अपना बजट बना सकती थी। एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया जो इंक्वायरी करेगी और 10 साल के काम की रिपोर्ट बनाएगी जब से वो कार्यरत है। साइमन कमीशन अब नवंबर 1927 को शेड्यूल से 2 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट 7 मेंबर्स की स्टैट्यूटरी कमीशन को नियुक्त करती है, इंडिया की कंडीशन को जानने के लिए अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। अब इस कमेटी के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, इसलिए सारी पार्टीज इस कमेटी को बॉयकॉट कर देती है। अब 1930 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देती है, जिसमें सुझाव दिया जाता है कि डायआर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, जो कि 1919 में शुरू हुआ था। स्टेट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का विस्तार किया जाए, इंडिया और प्रिंसली स्टेट का एक संघ बनाया जाए, कम्युनल इलेक्टोरेट को भी जारी रखने की सलाह ये रिपोर्ट देती है।
इन सुझावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ पार्टिसिपेट करती है। सो यहाँ पर व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को प्रिपेयर किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सिलेक्शन कमेटी को सबमिट कर दिया गया। अब व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बिना किसी से पक्षपात करके सबकी सहमति से बनाई गई पॉलिसी को प्रेजेंट करना। अब ये सारे सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाए गए। अब बात आती है कम्युनल अवार्ड की। अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम अनाउंस करते हैं जिसको कम्युनल अवार्ड की संज्ञा दे दी जाती है। ये मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को ही सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि शेड्यूल कास्ट वालों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। अब गांधी जी इस बात को सुनकर बहुत ही व्यथित हो जाते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अब गांधी जी उस टाइम पे पुणे की यरवदा जेल में थे, तो वहीं पर अनशन पर बैठ जाते हैं। वो बेसिकली कम्युनल अवार्ड में मॉडिफिकेशन चाहते थे। अंत में कांग्रेस लीडर और शेड्यूल कास्ट के लीडर्स के साथ एक अग्रीमेंट होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल कास्ट को हिंदुओं के साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट प्रदान किया जाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को पूर्ण रूप से भारत में एक जिम्मेदार सरकार का सेकंड माइलस्टोन कहा जाता है। ये बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट के फीचर्स के ऊपर हम नजर डाल देते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित किया गया जिसमें प्रोविंस और स्टेट थे। ये एक्ट सेंटर और उसकी यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइड करता था 3 लिस्ट में। फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बना सकता था, जिसमें 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट ये स्टेट्स के लिए थी, इस पर स्टेट अपने कानून स्वयं बना सकता था, जिसमें कि 54 आइटम्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट इसमें सेंटर और प्रोविंस दोनों एक साथ कानून बना सकते थे, इसमें 36 आइटम्स थे। और बची हुई पावर्स वाइस राय के हाथों में आ गई थी। फेडरेशन कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया। प्रोविंसेस में डायआर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब प्रोविंसेस अपने एरिया में फ्रीली एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगे। इस एक्ट से प्रोविंसेस में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित हो गई। वो कैसे? अब गवर्नर को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मिनिस्टर्स की सलाह पर ही कार्य करना था। ये 1937 में इफेक्ट में आया और 1939 में डिसकंटिन्यू हो गया। सो बेसिकली ये 2 साल तक ही चल पाया। इस एक्ट ने सेंटर में डायआर्ची अडॉप्ट करने की बात कही। पहले ही फेडरल सब्जेक्ट रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइडेड थे। हाउएवर इस एक्ट का ये फीचर कभी भी लागू नहीं हो पाया। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लाया गया। इसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार और असम में लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस एस्टेब्लिश किया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट को शेड्यूल कास्ट से लेके वुमेन और वर्कर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड मतलब इसका विस्तार हो चुका था। पहले ये शेड्यूल कास्ट के लिए था और अब वुमेन और वर्कर्स के लिए भी ये आ चुका था। काउंसिल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में स्थापित की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक एडवाइजर्स की टीम दे दी गई, वो उनसे एडवाइस प्रदान करेगा। अब वोट देने का अधिकार पॉपुलेशन के 10% लोगों को दे दिया गया। पहले तक बस कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। अब ये यहाँ पर 10% पॉपुलेशन को दे दिया गया था। करेंसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया। अब सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया और इसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया और 2 और उससे अधिक प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश कर दिया गया। फेडरल कोर्ट यहाँ पर स्थापित किए गए। ये 1937 में बन के तैयार हो गए। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुंच सके और और लोगों को भी समझने में हेल्प हो सके।